नमस्कार, मैं रतन कुमार सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज आप सभी के समक्ष आज़ादी के 7 दशक पर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हूँ। सिंधु सभ्यता के सृजन से लेकर कोरोना की वैश्विक महामारी तक भारतवर्ष ने सदैव मानवता की मशाल लेकर दुनिया को एक नई राह दिखाई है। यहाँ नालंदा का ज्ञान लेने हुए इंसान भी आया तो सोने की इस चिड़िया के पर कतरने कोई नादिर शाह थे भी। आलम यह था कि हमारे गांव लूटकर लोगों ने अपने शहर बसा लिए, मगर मां भारती की दहलीज पर जो भी आया, जिस भाव से भी आया, कभी खाली हाथ नहीं लौटा। हमने सभी को स्वयं में समाहित कर खुद को सबसे अलग बना लिया। शताब्दियों की गुलामी और दशकों के संघर्ष के बाद 15 अगस्त सन 47 के सुबह का सूरज अपने साथ आजादी का पैगाम जरूर लेकर आया था, मगर उस दिन 12% साक्षरता और 32 वर्ष की जीवन प्रत्याशा के साथ देश की 34 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश की 80% जनता गरीबी रेखा से नीचे थी। भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से जूझते इस मुल्क को की विभिन्न रियासतों, जाति, धर्म, पंथ, मजहब और भाषा को देखकर दुनिया भर के इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने यह भविष्यवाणी की कि यह देश एक राष्ट्र के रूप में कभी संगठित हो ही नहीं सकता, और यदि हो भी गया तो बहुत जल्दी बिखर जाएगा। मगर प्रत्येक देशवासी के जेहन में एक नव भारत के निर्माण के उस संकल्प ने न केवल उन भविष्यवाणियों और अंदेशाओं को झूठा साबित किया, वरन 75 वर्ष की दहलीज पर मैं जब खड़ा होकर इस सफर को देखता हूं तो साइकिल पर ले जाते उपग्रह की तस्वीरों से लेकर मंगल पर अपने कदमों के निशान के सफर में हमने दिल्ली एम्स की स्थापना भी देखी और आयुष्मान योजना भी, पोखरण का परमाणु परीक्षण भी और सर्जिकल स्ट्राइक भी, समावेशी संविधान के लागू करने की वो तारीख भी और अनुच्छेद 370 के उन्मूलन का वक्त भी, पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर हरित क्रांति की सफलताओं के दौर में वो दिन भी देखा जब दूसरे राष्ट्रों के रहमो करम पर अपना पेट भरने वाला एक देश दुनिया भर की थाली में रोटी पहुंचाने लगा। 62 के युद्ध के बाद बेशक हमने सबक ली, मगर 71 के युद्ध में 93,000 सैनिकों को जीवन दान देकर हमने अपने शांति और अहिंसा के स्तंभों को और मजबूती प्रदान की। कभी शून्य से दुनिया को परिचित कराने वाले देश ने समग्र विश्व को युग की चटाई पर बैठने को मजबूर कर दिया। 75 के आपातकाल के बाद लगा कि शायद इस देश में लोकतंत्र का सूरज सदैव के लिए अस्त हो गया, मगर जब अंधेरा छटा और सूरज निकला, हमने न केवल लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की बल्कि उसे और मजबूत और सुदृढ़ भी बनाया। 83 के विश्व कप विजेता बनने के बाद क्रिकेट इस देश में धर्म भी बना और अर्थ भी। के जादू से शुरू हुआ ओलंपिक पदकों का सफर नीरज चोपड़ा के स्वर्णिम भारे की उड़ान तक अब भी जारी है। 91 के वैश्वीकरण और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपनों के बीच जब एक बार अंतरिक्ष पर बैठे राकेश शर्मा से इंदिरा गांधी ने पूछा कि उतनी ऊंचाई से भारत कैसा दिखता है, जवाब आया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इन 75 वर्ष की सफलताओं के दौरान हमने असफलताओं के दिन भी देखे, और उन्हीं असफलताओं का समाधान ही हमारे सपनों के भारत के निर्माण के संकल्प का समाधान होगा। क्योंकि मैं एक ऐसे मुल्क का सपना देखता हूं जहां गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भूखमरी, जनसंख्या विस्फोट, भ्रूण हत्या, अस्पृश्यता, निरक्षरता, संप्रदायवाद, जातिवाद, इन तमाम मूलभूत समस्याओं से ऊपर उठकर महज मानव मात्र के कल्याण का चिंतन होगा। जहां विभिन्न जाति, धर्म, रंग, वेशभूषा ये देश की विविधता की खूबसूरती होंगी, न कि रुकावट की वजह। जहां सत्ता, सरकार और राजनीति का स्वार्थ कभी राष्ट्रहित पर हावी नहीं होगा। जहां स्वतंत्र बहस का अवसर तो होगा, मगर अभिव्यक्ति की आजादी को उसके सीमाओं का ज्ञान होगा। जहां अधिकारों पर कर्तव्यों की वरीयता होगी, जहां निष्पक्ष न्याय होगा, हर रोगी का इलाज होगा, शिक्षा में शोध और रचनात्मकता का विकास होगा, जहां प्रकृति की फिक्र होगी, हर जीव की चिंता होगी। मैं एक ऐसे भारत का सपना देखता हूं जो वैश्विक अभिभावक की भूमिका में हो, जो स्वावलंबी हो, जो संपन्न हो, जो शक्ति पर शांति को वरीयता देता हो, प्राथमिकता देता हो। मेरा भारत, मेरे सपनों का भारत प्रत्येक देशवासी के सपनों का भारत होगा, क्योंकि अपनी राष्ट्रीयता भारतीय लिखने वाला एक भी शख्स जब तक इस देश की किसी व्यवस्था से असंतुष्ट रहेगा, हमारी आजादी अधूरी रहेगी।